तो n इक्वल टू एन नॉट ई टू पावर माइनस लेमडा टी। ये कल हमने फॉर्मूला इसका डेरिवेशन भी देखा था। ये नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो रिमेनिंग है, और एन नॉट इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज है। अगर एक्टिविटी के टर्म्स में देखें तो ये फॉर्मूला चेंज हो जाता है, एक्टिविटी इक्वल टू ए नॉट ई टू पावर माइनस लेमडा टी। और एक्टिविटी होती है हमारी माइनस डी एन बाई डी टी, और इन टर्म्स ऑफ लेमडा एंड नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एक्टिविटी हमारी ये होती है। एक फॉर्मूला हमने कल और देखा था, टी हाफ एल एन टू इज लेमडा इंटू टी हाफ। टी हाफ इज हाफ लाइफ टाइम, जितने टाइम में कोई भी नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अपने आधे रह जाएंगे। तो 50% डिके हो जाएंगे, 50% बचेंगे, वो टी हाफ है। तो यहाँ से टी हाफ मैं लिख सकता हूँ एल एन टू अपॉन लेमडा, और एल एन टू की वैल्यू है हमारे पास 0.693 अपॉन लेमडा। ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। इसके अलावा देखें, टी हाफ के टर्म्स में अगर मैं नंबर ऑफ न्यूक्लियाई के लिए फॉर्मूला लिखूं तो ये भी बड़ा यूजफुल होता है। ये टू की पावर है, ये टी एनी टाइम है, डिवाइड बाई टी हाफ, हाफ लाइफ टाइम, टी अपॉन टी हाफ, टू टू पावर टी अपॉन टी हाफ। इससे भी हम रिमेनिंग न्यूक्लियाई फाइंड कर सकते हैं। और सिमिलर फॉर्मूला एक्टिविटी के लिए है, तो ये इनिशियल एक्टिविटी और ये एक्टिविटी एट एनी टाइम टी। तो ये कुछ एक्सप्रेशन है जो हम न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। इसके अलावा है हमारे पास एवरेज टाइम या एवरेज लाइफ। और एवरेज लाइफ होती है डीके कांस्टेंट का रेसिप्रोकल 1/λ, हम इससे फाइंड करेंगे। और इन टर्म्स ऑफ हाफ लाइफ, ये 1.44 टी हाफ एवरेज लाइफ इसके बराबर होती है। तो ये हम यहाँ एमडा लैम्डा से निकाल भी सकते हैं। लैम्डा इक्वल टू, ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ जो यहाँ पर है, लैम्डा इक्वल टू 0.693, और ये टी हाफ नीचे ले गया, और इसका रेसिप्रोकल कर दिया 1/λ। तो ये हो जाएगा टी हाफ अपॉन 0.693, और ये आ जाएगा 1.44 टाइम्स टी हाफ, यानी 1.44 टाइम्स टी हाफ एवरेज लाइफ है, टी एवरेज। तो इसको हम यूज करेंगे एवरेज लाइफ फाइंड करने के लिए। यहाँ तक पहले नोट करें, फिर मैं आगे चलता हूँ। यहाँ तक ऑल ओके? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक?
तो मैं इस स्क्रीन को ऊपर शिफ्ट कर रहा हूँ। अब देखें रेडियो एक्टिव डिके। इसमें तीन तरह के एमिशन होते हैं। अल्फा डिके, देन बीटा डिके, एंड गामा डिके। तो ये जो बीटा डिके है, ये फर्दर दो टाइप के डिके होते हैं इसमें। बीटा माइनस डिके एंड बीटा प्लस डिके। तो जब भी डिके होगा अल्फा और बीटा, इसमें से खाली अल्फा या खाली बीटा ऐसा डिके नहीं होता, बल्कि अल्फा एंड गामा कंबाइंड डिके होते हैं। तो अगर अल्फा डिके होगा तो साथ में गामा डिके जरूर होगा, और इसी तरह अगर बीटा डिके होगा तो साथ में गामा डिके जरूर होगा। अब हम इन तीनों डिके को अलग अलग स्टडी करेंगे। जैसे अल्फा डिके है, देखें जरा इक्वेशन कैसे बनेगी इसमें। तो ये हमारा एक्स कोई न्यूक्लियाई है, ये एटॉमिक नंबर, ये इसका मास नंबर है। इससे एक नया न्यूक्लियाई बन गया वाई। तो ये हमें मालूम है एटॉमिक नंबर इसका 2 यूनिट रिड्यूस से आता है, और मास नंबर इसका 4 यूनिट रिड्यूस से आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से अल्फा डिके, अल्फा मतलब हीलियम न्यूक्लियस। तो हमें ऐसी इक्वेशन मिलेगी। तो इसमें देखें ये मास नंबर का सम लेफ्ट में और राइट में सेम होना चाहिए, A-4 + 4 मिलाकर A। और ऐसे ही एटॉमिक नंबर जेड का सम और इधर एटॉमिक नंबर्स का सम दोनों तरफ हमेशा मैच होना चाहिए। तो ये हमारा अल्फा डिके होगा। और अगर अल्फा डिके में हमें क्यू वैल्यू निकालनी है इसकी, क्यू वैल्यू मतलब कितनी एनर्जी इसमें रिलीज हुई, वो क्यू वैल्यू है। क्यू वैल्यू मतलब एनर्जी रिलीज्ड। तो इसमें ये जो हमारा एक्स एलिमेंट है, एक्स न्यूक्लियस, इसमें से जो भी प्रोडक्ट्स हुए इनके मासेस को हम माइनस कर देंगे। इसका मास माइनस इन दोनों का सम जो भी मास होगा, तो जो मास का डिफरेंस है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम इक्वेशन यूज करने वाले हैं एनर्जी E = mc² और 1 एटॉमिक मास यूनिट। अगर उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर दें, ये सी स्पीड ऑफ लाइट है, ये मास 1 AMU, इसको एक केजी में लें और c² से मल्टीप्लाई करके अगर एनर्जी में कन्वर्ट करें तो 1 AMU इज अप्रोक्सीमेटली 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये MeV मीन्स मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखें इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी क्यू वैल्यू की। Q =
मास ऑफ एक्स न्यूक्लियाई, ये मास ऑफ एक्स माइनस वाई का मास और माइनस हीलियम का मास। तो क्यू वैल्यू निकालने के लिए हमने ये रिएक्टेंट्स और जो प्रोडक्ट्स हैं उनके मासेस का डिफरेंस लेंगे और वो एम यू में आएगा इंटू सी स्क्वायर। तो इससे हमें क्यू वैल्यू यानी एनर्जी मिल जाएगी। और अगर हम खाली पहले मास डिफरेंस निकाल लें एम यू में, उसको 931 इससे मल्टीप्लाई कर दें तो हमें एनर्जी एम ई बी में मिल जाएगी। तो ऐसे हम क्यू वैल्यू किसी भी क्वेश्चन में फाइंड करने वाले हैं, ये अल्फा डिके के लिए। तो पहले आप ये नोट कर लो, फिर आगे मैं बीटा डिके और गामा डिके डिस्कस करूंगा। यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। नोट हो गया सबका? कोई डाउट है यहाँ तक? आगे चलो। यस सर। मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूँ। ये हमारा अल्फा डिके था, अभी हम इसके ऊपर थोड़ी देर में न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। अब देखें बीटा डिके कैसे होता है। तो बीटा डिके में हमारे पास दो तरह के डिके थे, तो पहले मैं ले रहा हूँ बीटा माइनस डिके। ये हमारे पास इनिशियली एक्स न्यूक्लियस है, बीटा माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन डिके। ये वाई में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका एटॉमिक नंबर एक इंक्रीज हो जाता है, Z+1। ये मास नंबर प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस ये एंटी न्यूट्रिनो कहलाता है। तो एंटी न्यूट्रिनो, इसका रेस्ट मास 0 होता है। और इसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर
प्लस माइनस हाफ होता है। तो हमें खाली इतना ही याद रखना है, बाकी हमें इस एंटी न्यूट्रिनो का ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो हमारी इक्वेशन ये है, हमें बेसिकली ये याद रखना है कि ये एटॉमिक नंबर एक इंक्रीज हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव चार्ज है और ये प्लस वन माइनस और प्लस ये एक दूसरे को कैंसिल करके टोटल चार्ज यहाँ भी जेड आ गया, इधर भी जेड आ गया। इसको बैलेंस करने के लिए ये जेड प्लस वन है। और मास नंबर दोनों का ए सेम है। इलेक्ट्रॉन का मास वेरी वेरी स्मॉल और इसका तो जीरो रेस्ट मास है। तो बीटा डीके की इक्वेशन के लिए हम ऐसा लिखेंगे, और इसकी क्यू वैल्यू यानी एनर्जी रिलीज्ड, हम इस रूल से निकालने वाले हैं। यहाँ एक्स और वाई के मास का डिफरेंस लेंगे और उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे, एम इंटू सी स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज करके। तो क्यू वैल्यू इज, ये एक्स वाला न्यूक्लियस का मास माइनस मास ऑफ ये जो वाई एलिमेंट बना हमारा, एम इंटू सी स्क्वायर, ये हमें क्यू वैल्यू मिलेगी। तो ये हमारा हुआ बीटा माइनस टीके। तो ये जो भी टोटल एनर्जी होती है, ये एनर्जी शेयर होती है इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो के बीच में। तो ऐसे हम क्यू वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब देखें, अगर हमारा बीटा प्लस डी क्यू तो क्या होगा। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो आप बोल सकते हैं मुझे। नो सर, कोई डाउट नहीं। ओके, यहाँ पे चलते हैं बीटा प्लस डी के। इसको मैं ऊपर शिफ्ट कर दूं जरा। बाकी अभी थोड़ी देर में न्यूमेरिकल्स करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो बीटा प्लस डी के, इसमें हमारी इक्वेशन कैसी होगी, ये एक्स, अब ये बीटा प्लस यानी पॉजिट्रॉन, जिसे हम पॉजिट्रॉन कहते हैं बीटा प्लस को, ये इलेक्ट्रॉन का भाई है। तो ये बिल्कुल इलेक्ट्रॉन जैसा है, खाली इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। बाकी सब सेम है, तो ये इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल भी कहलाता है। यानी इलेक्ट्रॉन का ये उल्टा होता है, तो उसे हम एंटी पार्टिकल कहते हैं। यानी एक दूसरे को ये इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन
डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो एक्स से हमें बन जाएगा नया एलिमेंट वाई, और क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो इसलिए यहाँ पे एक चार्ज नंबर यहाँ एक कम हो जाएगा। सर सर एक बार ये बीटा प्लस डी के समझाना दोबारा से। हाँ, अभी ये चल रहा है बीटा प्लस डी के। बीटा प्लस डी के, ये बीटा प्लस जो है इस ये पॉजिट्रॉन कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का जस्ट एंटी पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रॉन से ऑपोजिट होता है ये पॉजिट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो भी एक चार्ज होता है -1, इसके ऊपर +1 चार्ज होता है, प्रोटॉन के बराबर चार्ज इसके ऊपर है। इसे हम इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कहते हैं। तो क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके निकलने से ये एटॉमिक नंबर एक कम हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस और ये मिलाकर तब Z होनी चाहिए टोटल पॉजिटिव चार्ज। और मास दोनों तरफ सेम है, और मास इसका पॉजिट्रॉन का मास तो इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर नेग्लिजिबल है। और ये न्यूट्रिनो है यहाँ पर, जो एंटी न्यूट्रिनो का एंटी पार्टिकल कहलाता है, न्यूट्रिनो। तो ये जो न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो, ये खाली हमें इनका नाम याद रखना है, बाकी हमें इनको कोई कैलकुलेशन में यूज नहीं करेंगे, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसी क्वेश्चन को ऐसा भी लिखते हैं, बीटा डी के वहां बीटा माइनस लिखेंगे, यहाँ बीटा प्लस लिखेंगे, प्लस न्यू। और जो क्यू वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ पर, इसकी क्यू वैल्यू बीटा माइनस से बिल्कुल अलग है, ये ध्यान से देखेंगे। क्यू वैल्यू यानी एनर्जी रिलीज निकालने के लिए क्यू वैल्यू एक्स का मास माइनस वाई का मास थोड़ी जगह बना लो यहाँ। तो x माइनस वाई तो ऐसे रहेगा जैसे नॉर्मल था, माइनस ट्वाइस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ये जो पॉजिट्रॉन निकला है, इसकी वजह से यहाँ कैलकुलेशन में हम जो सब्ट्रैक्शन करेंगे ये डिफरेंस आता है। तो हमें इसका प्रूफ नहीं देखना है, बल्कि याद रख लेंगे इसे। हम इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ प्रूफ नहीं करेंगे। तो हम एग्जाम में जब भी बीटा प्लस डीके होगा, बाकी नॉर्मल डीके में तो हम खाली ये कर रहे थे एक्स माइनस वाई, बीटा माइनस डीके में एक्स माइनस वाई, इसमें एक्स माइनस वाई के साथ -2 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये और करेंगे हम। और मास क्यू वैल्यू हो गई m × c²। तो इस तरह से हम क्यू वैल्यू फाइंड करेंगे बीटा माइनस और बीटा प्लस डीके में। और गामा डीके, उसमें कोई इक्वेशन में चेंज नहीं होता, वो खाली फोटोन एमिट होगा, इसमें फोटोन एमिट होगा, तो इक्वेशन नहीं है इसकी कोई, इसमें खाली एनर्जी डिके होती है। तो कोई भी अल्फा या बीटा डिके होगा तो वो ये पार्टिकल ये एक्साइटेड स्टेट में होता है, और ये स्टेबल होने के लिए थोड़ी एनर्जी रिलीज करता है, वो एनर्जी फोटोन के फॉर्म में एमिट होती है, उसे हम गामा डिके कहते हैं। तो ऐसे हम अल्फा बीटा गामा डिके हम न्यूमेरिकल्स में यूज करने वाले हैं।
तो पहले आप लोग यहाँ तक देखो, कोई डिफिकल्टी है तो बताओ मुझे। यहाँ तक ठीक है स्टूडेंट्स, ऑल फाइन, आगे चलो। यस सर। बेसिकली ये सारी इक्वेशन याद रखनी है, और इनको याद रखते हुए हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं आगे। इसमें भी बाइंडिंग एनर्जी, जैसे कि हमने बाइंडिंग एनर्जी बोर्स मॉडल में पढ़ी थी, बाइंडिंग एनर्जी। तो जब हम वहाँ पे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन था, जो भी एटम है उसको फॉर्म करने में, यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को लाकर एटम फॉर्म करने में जो एनर्जी रिलीज होती थी, वो बाइंडिंग एनर्जी है। इसी तरह यहाँ पर होगा, यहाँ पे न्यूक्लियस में प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है, तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से न्यूक्लियस बनाने में जो एनर्जी रिलीज होगी वो बाइंडिंग एनर्जी है। तो कैसे फाइंड करेंगे इस बाइंडिंग एनर्जी को? और इसको भी हम ऐसे डिफाइन करते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, या तो उनको इन्फिनिटी से लेकर आए तो एनर्जी रिलीज्ड, व्हेन कॉन्स्टिट्यूएंट particles are brought from infinity to form an atom, जैसे हमने पढ़ा था। या एटम को हम इतनी एनर्जी दें बाइंडिंग एनर्जी के बराबर, तो उनके जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। दोनों तरह से डिफाइन करते हैं। और एनर्जी गिवन टू सेपरेट द कांस्टेंट पार्टिकल्स। टू इन्फिनिटी, तो या तो उनको पास में लेकर आए तो एनर्जी रिलीज होगी, और उनको ये एनर्जी दें तो वो अलग अलग हो जाएंगे। दोनों में से कोई भी डेफिनेशन यूज कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे केस में, अगर हमारे पास कोई एक्स एलिमेंट है और इसके पास, इस न्यूक्लियस के पास जेड प्रोटॉन्स हैं और एन न्यूट्रॉन्स हैं, तो इस न्यूक्लियस के लिए बाइंडिंग एनर्जी
जेड टाइम्स मास ऑफ द प्रोटॉन प्लस, इसको मैं एन टाइम्स मास ऑफ द न्यूट्रॉन्स। और इसमें से जो भी न्यूक्लियस का मास है हमें क्वेश्चन में गिवन होगा उसको माइनस कर देंगे, तो यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर हम न्यूक्लियस बना रहे हैं, लेकिन देखेंगे कि जो एग्जैक्ट प्रोटॉन का मास है और न्यूट्रॉन का मास है, अगर इसको हम जेड और एन से मल्टीप्लाई करें तो ये वाला मास जो एक्चुअल मास है उससे कम होगा, जो भी एक्चुअल मास है उससे कम होगा। तो वो जो डिफरेंस है वो ये बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये मास डिफरेंस निकाल के मास इंटू सी स्क्वायर, या तो हम ऐसा कर देंगे या हम ऐसा करेंगे, ये जो मास डिफरेंस है इसको हम निकालेंगे एटॉमिक मास यूनिट में, जिसे हम खाली यूनिट भी लिखते हैं, यू से भी डिनोट करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। तो इसको हम एएमयू में निकालेंगे, एक्चुअली मासेस भी हमें इसी यूनिट में गिवन होंगे क्वेश्चन में। और 1 AMU 931 MeV भी है। तो इस 931 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ये बाइंडिंग एनर्जी मिल जाएगी उस न्यूक्लियस के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें हीलियम के लिए हमें बाइंडिंग एनर्जी निकालनी हो, तो हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी, इसमें दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन है, तो 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 2 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस हीलियम का मास जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, इसका मास एम इंटू सी स्क्वायर, या दिस इंटू 931 अगर हमने एएमयू में लिया है। तो इस तरह से हम कोई सी भी न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी से फाइंड करने वाले हैं। यहाँ तक देखिए पहले आप लोग, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी है तो बताओ मुझे। ऑल ओके, आगे चलो। किसी को डाउट है यहाँ तक? तो मैं आगे चल रहा हूँ। ओके सर। और बाइंडिंग एनर्जी से हम निकालते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। पर न्यूक्लियन उसका ग्राफ हमें बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है, तो इससे हम निकालते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। कैसे निकालेंगे? बी, या जो भी हमारी बाइंडिंग एनर्जी आई उसको नंबर ऑफ न्यूक्लियन से डिवाइड कर दिया हमने, नंबर ऑफ न्यूक्लियन से।
तो इस समय बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मिलेगा। और अगर हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड मास नंबर, इसके बीच में ग्राफ ड्रॉ करें। ये हमारा मास नंबर है और ये बाइंडिंग एनर्जी अपॉन मास नंबर। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है। अगर इसका ग्राफ हम ड्रॉ करें तो हमें कुछ ऐसा ग्राफ मिलता है। ऐसे टाइप का ग्राफ मिलेगा हमें। तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या होगी? जो यहाँ पे पीक बन रही है, यहाँ पे हमें Fe56 मिलता है। और इधर कहीं देखें तो यहाँ पे यूरेनियम 238 है। यहाँ कहीं देखें हमें कार्बन है, C12। इधर कहीं हमारा हीलियम है। यहाँ पे हमारा इधर कहीं हाइड्रोजन है। और यहाँ हमारा लिथियम है। और ये जो मैक्सिमम है हमारा यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी 8.7 है। 8.7 MeV। तो बेसिकली इससे हमें क्या पता चल रहा है, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं ग्राफ को। यहाँ पे हम मास नंबर 50 ले रहे हैं और बीच में यहाँ अराउंड 80 ले रहे हैं। तो ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जितनी ज्यादा होगी उतने स्टेबल न्यूक्लियाई हैं। तो यहाँ पे स्टेबल न्यूक्लियाई हैं। और यहाँ पर जो हैवी 80 से ऊपर जिनका मास नंबर है वो हैवी न्यूक्लियाई हैं, इसलिए वो स्टेबल होने के लिए डिसइंटीग्रेशन होता है उसमें, जिसे हम न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। ये ग्राफ हमारा इसलिए इंपॉर्टेंट है, इस ग्राफ से हमें पता चलेगा कि जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है वो स्टेबल जोन है, उनका डिसइंटीग्रेशन आसानी से नहीं होगा। जिनका बहुत कम है बाइंडिंग एनर्जी, ये बाइंडिंग एनर्जी हाइड्रोजन है जैसे, इसकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम है, तो इसलिए पर न्यूक्लियन, तो इसलिए ये सन में जो रिएक्शन होती है फ्यूजन रिएक्शन, हाइड्रोजन कंबाइंड होके हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ 50 से नीचे यहाँ पर हमें मिलेगी न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। फिजन नहीं, फ्यूजन, मुझे गलत लिख दिया मैंने, 1 मिनट।
न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कंबाइनिंग टुगेदर ऑफ लाइटर एटम्स। तो यहाँ फिजन मतलब डिसइंटीग्रेशन या ब्रेकिंग, ब्रेकिंग अप। तो इसमें हमारा जो हैवी न्यूक्लियाई है वो दो या दो से ज्यादा पार्ट में ब्रेकअप हो जाएगा, और यहाँ पर वो कंबाइन कॉम्बिनेशन होगा न्यूक्लियर फिजन। तो न्यूक्लियर फिजन के लिए हमारा ये वाला जोन है, जो भी ये लाइटर पार्टिकल्स हैं जनरली दे अंडर को न्यूक्लियर फ्यूजन, बीच वाले स्टेबल होते हैं मोस्टली, और इसके इधर वाले न्यूक्लियर फिजन फॉर्म करते हैं। और जब ये ब्रेकअप हो जाते हैं तो इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ जाती है, यानी वो जो एलिमेंट बनेंगे वो इस जोन में आ जाते हैं और वो स्टेबल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए रिएक्शन होती है जिससे कि जो पार्टिकल्स हैं वो फाइनली ज्यादा स्टेबल पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हम पहले यहाँ तक नोट करते हैं, फिर आगे चलते हैं। यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, अब मैं इसके क्वेश्चन लेने वाला हूँ। यहाँ तक सब कंफर्टेबल है, समझ में आ रहा है सबको? मैं शिफ्ट कर रहा हूँ। सपोज कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, एंड नॉट उसके इनिशियल न्यूक्लियाई है। टी हाफ हाफ टाइम उसके लिए मान लेते हैं 10 डेज है। तो हमें ये फाइंड करना है एंड नॉट बाई 8 ये रिमेनिंग न्यूक्लियाई है, कितने टाइम में ये 1/8 हो जाएंगे। अगर हमें ये फाइंड करना है तो वैसे तो बहुत आसान है, ये 1/8 को देखेंगे हाफ की कितनी पावर है ये, लेकिन इसके लिए मैं ये वाला मेथड यूज करूंगा। 30 days। कितने? 30। 30 डेज, राइट। तो यहाँ पे एन जो हुआ हमारा 1/8 एन नॉट, और ये एन नॉट था 2 टू पावर, इसको अभी मैं एक्स ले रहा हूँ, तो ये एन नॉट कैंसिल। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 3 आ गई, 2 टू पावर 3 इक्वल टू 8। तो इसलिए टी अपॉन टी हाफ इक्वल टू 3। तो ये 3 टाइम्स टी हाफ यानी 30 डेज। तो ये एकदम बहुत आसान है। अगर इसमें क्वेश्चन में ऐसा दिया हो इसके 20% न्यूक्लियाई
डीके हो जाते हैं। सेम क्वेश्चन है, टाइम टी हाफ 10 डेज गिवन है। अगर एन नॉट इनिशियल थे उसमें से 20% न्यूक्लियाई डीके होते हैं, तो हमें टाइम फाइंड करना है। फाइंड टाइम टू डीके। तो कितना टाइम होगा? पहले आप लोग ट्राई कर रहे हैं, फिर मैं ट्राई करूंगा। सॉल्व हो गया आप लोगों का? ट्राई करेंगे अभी? देखें कैसे करेंगे इसको। एन इक्वल टू एन नॉट ई टू पावर माइनस लैम्डा टी, बेसिक इक्वेशन में ये यूज कर रहा हूँ। 20% डिके हो गए, तो इसलिए एन यहाँ पे रिमेनिंग न्यूक्लियाई होते हैं। 80% रिमेनिंग न्यूक्लियाई हैं। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए 80% का मतलब 0.8 टाइम्स एन नॉट। मैं थोड़ा इसको शिफ्ट कर रहा हूँ जिससे स्पेस बन जाए। तो एन को मैं रखूंगा 0.8 एन नॉट। ये कैंसिल हो गया, और मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा। 0.8 है 4/5। तो मैं इसको लिख सकता हूँ रेसिप्रोकल करके 5/4, और दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। ln 5/4 इक्वल टू लैम्डा टी। तो ये मेरा आंसर आ गया। टी इक्वल टू, और लैम्डा की वैल्यू मुझे मालूम है, लैम्डा इक्वल टू 0.693/टी हाफ। तो ये वैल्यू मैं यहाँ रख लूंगा। तो मेरा 20% टिके होने में मेरा इतना टाइम लगेगा। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। टी हाफ यहाँ पे 10 डेज गिवन था हमारे केस में, तो अप्रोक्सीमेटली 10/0.693। ये ln 5/4 जो भी ये वैल्यू है, ln की वैल्यू गिवन है तो रखेंगे, नहीं तो ऐसे सॉल्व करेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन गिवन हो, हम रेडियो एक्टिविटी का इस तरह से सॉल्व करने वाले हैं। एक बार देखिए, आप लोग कोई डाउट है तो मुझे बताइए।
तो क्लियर है आप लोगों को? आगे चलूं? यस सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये गिवन है। क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। हाफ लाइफ ऑफ 198 AU यानी गोल्ड, ऑरम जिसे कहते हैं हम, इसकी हाफ लाइफ है 2.7 डेज। कैलकुलेट नंबर 1 डीके कांस्टेंट, नंबर 2 एवरेज लाइफ, एंड नंबर 3 एक्टिविटी ऑफ 1 मिलीग्राम ऑफ दिस एलिमेंट। और ये जो एलिमेंट है ऑरम, इसका एटॉमिक वेट हमें गिवन है, ऐसे यहाँ पे आ ही रहा है लेकिन फिर भी इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है। एटॉमिक वेट 198 ग्राम पर मोल लेना है। और ये जो डिके कांस्टेंट है, ये पहले हम सेकंड इनवर्स में निकाल लेंगे, सेकंड इनवर्स। और ये जो लाइफ है, इसको हम डेज में निकाल लेंगे। और एक्टिविटी हमें बैकरल में भी निकालनी है एंड क्यूरी, दोनों में निकालनी है, बैकरल एंड क्यूरी। तो पहले 1-2 मिनट आपको दे रहा हूं मैं, फिर मैं ट्राई करता हूँ। कर रहे हैं आप या मुझे सॉल्व करना है? सर डीके कांस्टेंट है 0.25। आपको सेकंड्स में निकालना है? सेकंड्स में निकाला आपने? नहीं सर, डेज में ही निकाल दिया। हाँ, उसको एक बार सेकंड्स में कन्वर्ट करके बता दो मुझे। ओके। सीम्स टू बी करेक्ट।
तो फर्स्ट पार्ट हाफ लाइफ निकालना है हमें। टी हाफ हमें गिवन है, डीके कांस्टेंट निकालना है। तो डीके कांस्टेंट है हमारे पास, टी हाफ इज 0.693 अपॉन लैम्डा। इसलिए लैम्डा इज एकदम आसान है, 0.693 अपॉन हाफ लाइफ। और ये हमें दिए 2.7 डेज, तो ये आएगी डे इनवर्स में। अब मैं इसको सेकंड्स में चेंज कर रहा हूँ। तो 1 डे में 24 आवर्स और 1 आवर में 3600 सेकेंड्स है। ये सब कर दें तो हमारे पास ये आ जाएगी 2.9 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड इनवर्स। ये हमारा डिके कांस्टेंट आ गया सेकेंड इनवर्स में। डेज में पूछा है तो डायरेक्ट यहाँ से निकालेंगे, ये डेज में आ रहा है। सेकेंड पार्ट एवरेज लाइफ। डेज में अगर निकालना है तो ये लैम्डा, इसका रेसिप्रोकल कर दे रहा हूं मैं। ये 0.7 है अप्रोक्सीमेटली, 0.7 इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 3.9 डेज। तो ऐसे हमारे ये दो पार्ट हो गए। अब हमें एक्टिविटी निकालनी है डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड में। मैं इसको ऊपर शिफ्ट कर रहा हूँ। 1 मिलीग्राम गोल्ड है हमारे पास, 1 मिलीग्राम, उसके लिए हमें एक्टिविटी फाइंड करनी है। तो एक्टिविटी इक्वल टू लैम्डा इंटू एन। लैम्डा हमारे पास ऑलरेडी है सेकेंड इनवर्स में। हमें नंबर ऑफ न्यूक्लियाई और निकालने हैं 1 मिलीग्राम में। तो 198 ग्राम में हमारे पास हैं। मूल कंसेप्ट लगाएंगे यहाँ पे। 198 ग्राम गोल्ड में हमारे पास एटम है 6 × 10⁻23। इतने एटम्स हैं और उतने ही न्यूक्लियाई है। तो इसलिए 1 मिलीग्राम में अपॉन 198 इंटू 1 मिलीग्राम, और मिलीग्राम को मैं ग्राम में चेंज कर रहा हूँ, 10⁻⁻3। तो इससे ये एन आ गया हमारे पास 3.03 इंटू 10⁻18। और फिर मुझे कुछ नहीं करना, बड़ा आसान है, लैम्डा इंटू एन इसमें वैल्यू पुटअप कर देनी है। ये लैम्डा की वैल्यू और इंटू एन।
और ये मल्टीप्लाई करके मेरे पास एक्टिविटी आ गई 8.8 10⁻12 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, वही बैकरल है। डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। और अब हमें इसे क्यूरी में निकालना है। तो इसलिए एक क्यूरी में होते हैं 3.7 इंटू 10⁻10 डिके पर सेकेंड। इससे डिवाइड कर देंगे, ये हमारा आंसर क्यूरी में आ गया, जो कि आएगा अराउंड 240 क्यूरी। तो यहाँ तक देखें, यहाँ तक किसी को कोई डिफिकल्टी है तो मुझे बताएं। स्टूडेंट क्लियर है? आपको कोई डाउट है किसी स्टेप में? अगले क्वेश्चन पे चलूं स्टूडेंट्स? यस सर। एक और क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। एक्टिविटी ऑफ रेडियोएक्टिव सैंपल इट फॉल्स फ्रॉम 600 डिकेज पर सेकेंड टू 500 डिकेज पर सेकेंड, 500 पर सेकेंड इन 40 मिनट्स। इसको मैं थोड़ा चेंज कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन जो दिया था। ट्वेंटी मिनट्स, देन कैलकुलेट इट्स हाफ लाइफ। पहले आप लोग ट्राई कर रहे हैं, फिर मैं ट्राई करूंगा। ट्राई फॉर ए मिनट और सो, पहले ट्राई करते हैं, फिर हेल्प मिलेगी।
एक्टिविटी 600 से 500 हो जाती है 20 मिनट्स में, तो हमें हाफ लाइफ निकालनी है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। आप लोग ट्राई कर रहे हैं या मैं सॉल्व करूंगा? सर ट्राई कर रहे हैं। हाँ ट्राई सर प्लीज। ट्राई कर रहे हैं। हाँ ट्राई करिए प्लीज प्लीज। और जो आंसर आपके लॉग में आएंगे एलन में, वो एलन में ही रखे रहने दीजिए, मुझे एलन में ही बता सकते हैं। ठीक है। सर 60 मिनट। 60 मिनट हाफ लाइफ? यस सर। नहीं नहीं। सर 13.86 डिवाइड बाय LM 6/5। हाँ दिस सीम्स टू बी करेक्ट, पर मैंने कहा था वैल्यू चेंज नहीं करनी आपको, ऊपर वाला ln2 में ही छोड़ दीजिए, ln2 अपॉन ln6/5 इंटू 20, ऐसा आ रहा है। यस ln2 सर। अपॉन ln6/5 इंटू 20, है ना, ये आंसर है। कैसे करेंगे? पहले लैम्डा फाइंड करना है, देखो। हमारे पास ये इक्वेशन है, ये एक्टिविटी टी टाइम पर इतनी हो जाती है, ये इनिशियल एक्टिविटी है, लैम्डा डी के कांस्टेंट है, इससे हम हमें ये ए नॉट और ए गिवन है और टाइम टी भी गिवन है, इसमें रख के हम लैम्डा फाइंड करेंगे। तो ये हो गया 500 इक्वल टू 600 ई टू पावर माइनस लैम्डा टी। तो मैं 600 इधर ले आता हूँ, और इसका रेसिप्रोकल कर देता हूँ, और दोनों तरफ लॉग ले लेता हूँ, लॉग नेचुरल ln हो गया 6/5, और ln ई 1 हो जाता है, तो इसलिए ये लैम्डा टी ही आ गया। और इसलिए यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ गई मेरे पास ln6/5 अपॉन टाइम टी, और जो कि मुझे हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 मिनट्स। और अब मुझे हाफ लाइफ निकालनी है। हाफ लाइफ है ln2/λ, यानी 0.693 अपॉन लैम्डा। तो ये मैं ln2 में रख रहा हूँ, ln2 अपॉन लैम्डा की वैल्यू यहाँ से रख दी। ये मिनट में रखा था मैंने, इसलिए आंसर मिनट में आ रहा है, और अप्रोक्सीमेटली ये आएगा 76 मिनट्स। 76 मिनट्स। देखो आप लोग एक बार, कोई डिफिकल्टी है तो बताओ मुझे। सर ये मिनट को सेकंड में चेंज नहीं करेंगे? नहीं जरूरी नहीं है, सेकंड में चेंज कर ले तो हमारा आंसर सेकंड में आ जाएगा, मिनट में रखते हैं तो हमारा आंसर मिनट में आ जाएगा, जिस भी यूनिट में रखेंगे उसी यूनिट में आंसर आ जाएगा। ठीक है। सर ये जो सर एक्टिविटी है वो तो पर सेकंड पे है। ये तो कैंसिल हो गए यहाँ पे, 500 600,
ये देखो ठीक है। दोनों यूनिट कैंसिल हो गई यहाँ, ठीक है। यस सर। ये तो डायमेंशन लेस है ना। यस सर। हाँ तो इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स ऑल ओके। आगे चल रहा हूं मैं। सबको क्लियर है यहाँ तक। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं अभी। ये तो मैं शिफ्ट कर रहा हूँ इसको। रेडियोएक्टिव सैंपल कैन डिके बाई टू प्रोसेसेस। ये इंपॉर्टेंट है। हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट प्रोसेस T1 है, एंड हाफ लाइफ फॉर सेकेंड प्रोसेस T2 है। देन फाइंड हाफ लाइफ ऑफ द न्यूक्लियस। तो कोई जो न्यूक्लियस है रेडियोएक्टिव सैंपल, उसमें दोनों प्रोसेस से वो डिके हो सकता है। एक प्रोसेस में हाफ लाइफ T1 है, दूसरे प्रोसेस में हाफ लाइफ T2 है। हमें नहीं मालूम वो किससे डिके हो रहा है। वो पहले से हो सकता है, दूसरे से हो सकता है, या कभी इससे हुआ कभी इससे हुआ, ऐसे डिके होगा ये। तो हमें फाइनल हाफ लाइफ क्या होगी न्यूक्लियस की, ये फाइंड करना है। आप में से अगर कोई मेरी हेल्प करना चाहे तो बता सकते हैं। ऐसे केस में हम क्या करेंगे। प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी। मान लें λ1 डिके कांस्टेंट है फॉर फर्स्ट प्रोसेस, एंड λ2 इज डिके कांस्टेंट फॉर सेकेंड प्रोसेस। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर λ1 इज ln2 अपॉन टाइम T1, और सिमिलरली λ2 मैं लिख सकता हूँ ln2 अपॉन टाइम T2। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके। अब आ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके। हमारे पास ये था dN/dt
अभी मैं खाली न्यूमेरिकल ले रहा हूँ, इक्वल टू लैम्डा एन, माइनस साइन छोड़ देते हैं, ये माइनस हमने छोड़ दिया अभी। न्यूमेरिकली डी एन बाई डी टी इज लैम्डा एन, तो डी एन यहाँ पे नंबर ऑफ डिकेड न्यूक्लियाई है स्मॉल इंटरवल डी टी में, तो डी एन अपॉन एन ये हो गई लैम्डा इंटू डी टी, ये नंबर ऑफ डिकेड और ये टोटल न्यूक्लियाई है उसमें से हम ये रिमेनिंग है, लेकिन डी टी बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल है, ये स्मॉल नंबर है, इसलिए डी एन बाई एन इसे ही प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके है। और जब ऐसा दिया हो इस प्रोसेस से या इस प्रोसेस से, दो प्रोसेस से डिके हो सकता है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी इनका सम हो जाता है। तो लैम्डा डी टी पूरे प्रोसेस के लिए, फर्स्ट प्रोसेस की प्रोबेबिलिटी लैम्डा वन इंटू डी टी, बड़ा इजी रिजल्ट आने वाला है, उसे याद रख लेंगे हम। और सेकंड प्रोसेस के लिए लैम्डा टू डी टी, डी टी कैंसिल कर दिया तो हमें बहुत सिंपल रिजल्ट आ गया। मतलब जब भी हमें एक से ज्यादा प्रोसेस गिवन हो तो लैम्डा निकालने के लिए सीधे उन सबके डीके कांस्टेंट का सम कर दो, और लैम्डा को मैं लिख सकता हूँ एल एन टू बाई टी, इसको मैं लिख सकता हूँ एल एन टू बाई टी वन, इसलिए मेरे पास ये एक्सप्रेशन बन गया 1/T1। तो 1/T इक्वल टू 1/T1 प्लस 1/T2, ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। तो ये हमारा हाफ, पूरी इक्वेशन के लिए ये हाफ लाइफ आ गई टी। क्वेश्चन ऐसे करेंगे, याद रखेंगे, लैम्डा सिंपली ऐड अप कर देने, अगर हमें ये प्रोसेस याद नहीं रखना है तो ऐसे याद रखेंगे, लैम्डा हमें ऐड अप कर देने तो टोटल डिके कांस्टेंट आ जाएगा। कभी कभी एग्जाम में खाली इतना ही पूछा गया है, फाइनल डिके कांस्टेंट कितना होगा, तो दोनों का डिके कांस्टेंट का सम कर देंगे। यहां तक देखें, फिर आगे चलता हूँ। स्टूडेंट्स यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? यस सर। कुछ क्वेश्चन हमें परेशान कर सकते हैं, उनका हम खाली मेथड याद कर लेंगे, मेथड याद कर लेंगे, और बाकी तो आपके वही एक दो फॉर्मूले हैं, हर क्वेश्चन में वही फॉर्मूले यूज करने। ठीक है, अब मैं अगला क्वेश्चन बाइंडिंग एनर्जी का ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक रेडियो एक्टिविटी क्लियर है आप लोगों को? अगला क्वेश्चन मैं बाइंडिंग एनर्जी से ले रहा हूँ। फाइंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ फिफ्टी सिक्स 26 Fe। इस आयरन के लिए हमें बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करनी है, और गिवन है हमें एटॉमिक मास ऑफ आयरन इज
55.9349 U, मतलब AMU, उसको शॉर्ट में हम यूनिट लिखेंगे, AMU या एटॉमिक मास यूनिट। तो इसका एटॉमिक मास हमें यह गिवन है। एंड ऑफ प्रोटॉन, जिसे हम 1H कहते हैं, ये प्रोटॉन है, इसका मास 1.00783 यूनिट गिवन है। एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.00867, इतने यूनिट गिवन है। हमें आयरन की बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करने के लिए जो नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लेंगे माइनस एटम का मास करेंगे, उससे हम पहले डेल्टा एम निकाल रहे हैं, मास का डिफरेंस। तो इसमें देखें, यहाँ पे 26 प्रोटॉन्स हैं और 26 माइनस कर दिए 30 न्यूट्रॉन्स हैं। तो मास ऑफ प्रोटॉन इंटू 26 प्लस 30 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस एटॉमिक मास। ट्वेंटी सिक्स इंटू 1.00783 यूनिट प्लस 30 टाइम्स 1 मैथड इंपॉर्टेंट है, मैथड देख लें। कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा होगी इस टाइप के क्वेश्चन में। 30 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन, इतने यूनिट, माइनस एटम का मास, ये भी यूनिट में। तो ये सब वैल्यू रखने के बाद हमें जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 52.878 यूनिट्स। और इसको फिर हम एनर्जी में कन्वर्ट करना है हमें, बाइंडिंग एनर्जी। तो 931 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा आंसर मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, एमईवी में आंसर आ जाएगा, जो कि हमारे केस में आ रहा है 492 MeV। 492 MeV। तो हमें आया समझ में। ऐसे हम बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे। और अगर ये पूछे जाए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, तो इसको ये 56 से डिवाइड कर देंगे तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन आ जाएगी। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। तो हम ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं। एक बार देखो आप लोग, कोई डिफिकल्टी है तो बताओ मुझे।
स्टूडेंट्स, क्लियर है आपको यहाँ तक? स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको यहाँ तक? Yes, sir. आगे चलूं? तो देखो, बाइंडिंग एनर्जी के क्वेश्चन हम ऐसे कर लेंगे और रेडियो एक्टिविटी के हमने इससे पहले किए। बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोग खुद कर लेंगे। तो यहाँ तक ये हमारा न्यूक्लियस या रेडियो एक्टिविटी कंप्लीट हो गया है। अब मैं सेमीकंडक्टर स्टार्ट करने वाला हूँ, सेमीकंडक्टर्स। ओके सर। तो सेमीकंडक्टर में मुझे एक बार बताओ, पहले मैं लॉजिक गेट्स लूंगा क्योंकि वो इंटरेस्टिंग पोर्शन है। आप लोग मुझे बताओ, अभी जो नया सिलेबस आया है उसमें उन्होंने बोर्ड एग्जाम में ट्रांजिस्टर रिमूव कर दिए हैं। तो नीट में से आपके ट्रांजिस्टर हैं या रिमूव हो गए या करने हैं? स्टूडेंट्स, मुझे बताओ आपके सिलेबस में ट्रांजिस्टर हैं या नहीं? नहीं मालूम? सर नहीं पता। ओके, चलो अगली बार देखेंगे, पर पहले लॉजिक गेट तो कम से कम है ही। डायोड के क्वेश्चन भी करेंगे और लॉजिक गेट्स भी करेंगे। तो मैं यहाँ तक नोट कर लो, अब मैं नई यूनिट ले रहा हूँ, लॉजिक गेट्स, यानी सेमीकंडक्टर्स, उसका लॉजिक गेट वाला पार्ट ले रहा हूँ क्योंकि वो इंटरेस्टिंग भी और स्कोरिंग भी एग्जाम के लिए। तो आप लोगों ने पहले किए हैं गेट्स, एक बार कर रखे हैं या नहीं? यस सर, कर रखिए। ओके। तो मैं नई स्क्रीन ले रहा हूँ अभी। सेमीकंडक्टर्स, और इस सेमीकंडक्टर्स में से मैं लेने वाला हूँ लॉजिक गेट्स। इसमें कई तरह के गेट होते हैं हमारे पास। गेट मतलब हम उसमें कुछ इनपुट देंगे और हमें उससे आउटपुट मिलेगा, और वो एक लॉजिक फॉलो करता है, इसलिए उसका नाम लॉजिक गेट है। जैसे सपोज और गेट लेते हैं, तो और गेट के लिए ये उसका नोटेशन है, ये A N B, यहाँ पे ये इनपुट है। और जैसे कि हमें पता है, इनपुट हम 1001 ऐसे लेते हैं, यानी लो पोटेंशियल को हम, या लो एनर्जी, लो जो पोटेंशियल होता है उसे हम 0 यूनिट कहते हैं, और हाई पोटेंशियल को हम 1 यूनिट कहते हैं। तो इसमें हमारे पास खाली दो ही तरह के इनपुट हो सकते हैं, 0 और 1। तो ये इनपुट है इसके, और यहाँ पर हमें ये आउटपुट मिलता है।
तो इस जो इसमें y है ये बूलियन एक्सप्रेशन कहलाता है, इसको हम ऐसा लिखते हैं y इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब a और b। तो इसका लॉजिक क्या काम करेगा, इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा वो इसका आउटपुट होगा। तो अगर मैं इसके लिए ये टेबल फॉर्म कर रहा हूं, जिसे हम ट्रुथ टेबल कहते हैं। तो हमारी ये चार ही पॉसिबिलिटी है, 0 0 0 1 1 0 1 1। आउटपुट के लिए हमें याद रखना है इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा वो आउटपुट आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे दोनों ही जीरो है तो इसलिए मैक्सिमम जीरो ही मैक्सिमम है, 0 और 1। तो इसमें 1 मैक्सिमम है, 1 0 इसमें 1 मैक्सिमम है, और 1 और 1 इसमें भी 1 मैक्सिमम है। तो जब भी हम और गेट लगाएंगे तो हमें आउटपुट इस टेबल के हिसाब से मिलेंगे। सबकी टेबल हमें याद रखनी है। ये हमारा और गेट है। इसी तरह मैं आगे चलता हूं। अभी अगला गेट एंड गेट। ये एंड गेट है, और एंड गेट के लिए ये बूलियन इक्वेशन कहलाती है। ऐसे नोटेशन ये ए डॉट बी इंटू वाई। ये हमारा आउटपुट है और ये हमारा इनपुट है ए एंड बी। वाई जनरली हम आउटपुट को वाई से डिनोट करने वाले हैं, तो सब केस में ये चार केस ही लेंगे, यही पॉसिबल है। अब इसको याद करने का बड़ा अच्छा मेथड है। ये ए डॉट बी ऐसे मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ए डॉट बी है, लेकिन इसको हम मल्टीप्लाई की तरह यूज कर लें तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन आता है वो ही इसका आउटपुट है। तो ये जीरो, ये भी जीरो, 0 इंटू 1 0 0 1। लॉजिक ये है कि जब दोनों मैक्सिमम होंगे तभी ये मैक्सिमम होगा 1, दोनों 1 होंगे तभी 1 होगा। ये लॉजिक है इसका, लेकिन हम इससे इसकी हेल्प से याद रख सकते हैं। ये बूलियन एक्सप्रेशन है इसका, ए डॉट बी इक्वल टू आउटपुट। तो यहाँ पे हम जो भी इनपुट है उनको आपस में अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमें ये आउटपुट ये मिल जाता है मैथमेटिकली। तो हम ये याद रखने के लिए, एक्चुअल में मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा है लेकिन इसकी हेल्प से हम याद रखने वाले हैं। तो एंड गेट में हमें आउटपुट 1 मिलेगा। इसी तरह मैं अगले गेट की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ तक मैं मान रहा हूँ एकदम आसान है। शिफ्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट गेट है हमारे पास नॉट गेट। कहीं भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।
ये इनपुट और ये इसका आउटपुट। तो इसमें एक ही इनपुट होता है नॉट गेट में, और इसको हम ऐसे लिखते हैं ए, अगर ये ए है, ए बार, यानी बार मतलब एक तरह से हम इसका ये इनवर्स हो जाता है, 0 का 1, 1 का 0। ये हमारा यहाँ इनपुट है, इससे हमें ये आउटपुट मिल रहा है, 0 का 1 और 1 का 0, यानी जो भी होगा उसका उल्टा हो जाएगा, 0 है तो 1, लो है तो हाई, हाई है तो लो। अब हम आते हैं नैंड गेट के ऊपर। तो नैंड गेट एंड का साथ नॉट कर दें, एंड के गेट को नॉट के साथ अटैच कर दें, वो नैंड गेट है। यानी एंड का जो भी रिजल्ट आएगा उसका ऑपोजिट कर देंगे। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए डॉट बी, ये हमारा एंड गेट का रिजल्ट था, और इसका नेगेटिव, नेगेटिव का साइन ये बार है यहाँ पे, ये आउटपुट मिलेगा हमें। तो ये यहाँ तक एंड जैसा है, यहाँ पे ये हमने पॉइंट लगा दिया, ये सर्कल, स्मॉल सर्कल, तो ये एंड का जो भी ये लगा देंगे यहाँ पे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, ऐसे हम पहचानेंगे। एंड गेट को नैंड गेट में करने के लिए ये नोटेशन बनाया है। तो ये हमारे ए और बी इनपुट, ये हमारा आउटपुट। ये हमारा आउटपुट। तो हम क्या करेंगे, जो भी एंड का रिजल्ट आएगा उसका उल्टा कर देंगे। जैसे 0 0, अगर एंड गेट होता तो 0 0 पे 0 आ रहा होता, तो 0 की जगह उसका उल्टा यानी 1, और 1 आ रहा होता तो 0, ऐसा कर देंगे। जो भी एंड गेट का रिजल्ट है उसका इनवर्स कर देंगे, उसमें नॉट लगा देंगे हम। तो 0 1, एंड गेट में 0 आता तो इसलिए 0 का उल्टा 1 कर दिया। 1 0, इसमें भी 0 आता तो उसका उल्टा 1 कर दिया हमने। ये 1 1 आते, 1 1 लेते अगर तो उसमें 1 आता, तो यहाँ पे उल्टा ये 0 आ गया। ऐसे ही हमारा नैंड गेट आ गया। इसी तरह अभी हम नॉर गेट देखने वाले हैं। पहले यहाँ तक देखें, एकदम आसान है, किसी को कोई डिफिकल्टी यहाँ तक? नो सर। ये वाला पार्ट स्टूडेंट को अच्छा लगता है बहुत, क्योंकि ये आसान है। कितने हो गए हमारे? 4, हाँ। फिफ्थ पार्ट, नॉर गेट। नॉर गेट का मतलब जो भी और गेट है, ये हमारा और गेट था,
इसमें हमने नॉट गेट लगा दिया, ये नॉट गेट लगा दिया, ये और गेट था हमारे पास। तो इसलिए ये दोनों मिलाकर यहाँ पे ये लगा देते हैं स्मॉल सर्किल। तो ये और गेट का साइन था, उसमें स्मॉल सर्किल अटैच कर दिया हमने। ये हमें आउटपुट मिलेगा। तो हमें सेम करना है, जो भी और का आउटपुट है उसका इन्वर्स कर दो। और में अगर वन आता है तो जीरो कर दो, जीरो आता है तो वन कर दो। तो ये इसकी ट्रुथ टेबल में लिखने वाला हूँ। और ये बूलियन एक्सप्रेशन कहलाता है। वहां पे हमने लिया था ए प्लस बी, और ए प्लस बी का नेगेटिव या उल्टा करने को हम ऐसे बार कहते हैं इसमें। तो ये बार लगा दिया हमने ए प्लस बी में, तो ये नॉर गेट बन गया। तो ये हमारा ए बी इनपुट, ये हमारा आउटपुट। तो अगर मैं जीरो जीरो ले लूं तो और गेट में जीरो जीरो का जीरो आता, ये वन। जीरो वन का और गेट में वन आता, तो उसका उल्टा। तो ये हमारे 5 टाइप्स के गेट हमें याद रखने हैं, और इसके बेसिस पर अभी हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो यहां तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। ओके, अब मैं आगे चल रहा हूँ। क्वेश्चन इसमें दो तरह के आएंगे, एक तो इसमें गेट का कॉम्बिनेशन होगा, और एक इसमें हमें इनपुट की वेव फॉर्म गिवन होंगी, आउटपुट वेव फॉर्म हमें फाइंड करनी है। तो मैं पहले ये हमारे टाइम है। तो ये P1, P2, P3, P4। ये आ गया हमारा T5, T6। एक और ले रहा हूँ, फिर क्वेश्चन करता हूँ। ये हमारा T7, T7। तो यहाँ पे हमें ये ऐसे इनपुट वेव फॉर्म दी होगी।
मान लें हमें ये वेव फॉर्म गिवन है, यहाँ तक ले रहा हूं मैं ए, और इसी तरह बी वाली वेव फॉर्म ये गिवन है। ए और बी हमारे इनपुट हैं, तो हम देखेंगे ये जो नीचे वाला लेवल है इसे हम 0 लेके ऊपर वाला लेवल इसे 1 लेंगे। ये 0 है, ये 1 है। ऐसे यहाँ ये 0 0 1 ऐसे लेंगे। ऐसे ही बी में लेंगे, ये नीचे वाला 0 और जो ऊपर जाके आ रहा है वो 1 लेंगे। तो देखिए अगर ए और बी को हम एंड गेट में लगा दें, एंड गेट में, तो हमें आउटपुट कैसा मिलेगा? ये 1 और ये 0, तो हमें मिलेगा 0 यानी नीचे। ये 0 और ये 1 हमें मिलेगा 0। ये 1 और ये 0 आउटपुट है 0। ये 0 ये 1 आउटपुट है 0। समझ में आ रहा है ना? ये 0 0 0। एंड गेट में आउटपुट कब मिलेगा? जब दोनों 1 होंगे। ये दोनों 1 1 है, इसलिए अब हमें यहाँ पे 1 1 मिला। और अगेन ये 0 0 है, तो हमें 0 मिलेगा। तो एंड गेट के लिए ये हमारी आउटपुट वेट फॉर्म हुई। तो ऐसे हमें फाइंड करना है। अगर एंड की जगह नैंड गेट होता तो जो भी 0 वाले रिजल्ट हैं वो सारे ऊपर चले जाते, 1 हो जाते, और जो 1 है वो 0 हो जाता। तो हमें ऐसा आउटपुट मिलता। ये फॉर नैंड गेट। तो देखिए आप लोग, आसान है ये बहुत, कोई डिफिकल्टी यहां तक? स्टूडेंट यहां तक ऑल फाइन, ऑल ओके? यस सर। हाँ, अगला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। तो वेव फॉर्म वाले क्वेश्चन हम ऐसे कर लेंगे, ठीक है? अब देखें दूसरे टाइप के क्वेश्चन कैसे आएंगे, जिसमें हमें लॉजिक गेट्स दिए होंगे, आउटपुट निकालना है। ये हमें नॉर गेट गिवन है, और इसके आउटपुट से हमने दो इनपुट बनाए। ये अगेन नॉर गेट है। ये ए बी इनपुट, यहाँ पे जो आउटपुट निकला उसको मैं वाई प्राइम कह रहा हूँ, और जो यहाँ आउटपुट आएगा उसको मैं वाई कह रहा हूँ। तो ये हमारा दोनों इनपुट सेम आ गए। ये नॉर गेट है, तो नॉर गेट के जब दोनों इनपुट को हम ज्वाइन कर देते हैं, यानी दोनों इनपुट सेम हो,
तो नॉट गेट की तरह वर्क करेगा, नॉट गेट की तरह। तो जो भी यहाँ पे आउटपुट आएगा, अगर ये सपोज 1 1 आया, तो और गेट में 1 1 का 1 आता तो ये 0 कर देगा। तो इसलिए यहाँ पे अगर 1 आया तो ये दोनों 1 1 और इसका आउटपुट 0, तो ये नॉट गेट की तरह बिहेव करता है। अगर हम ये दोनों पॉइंट इसके सेम ले लेते हैं, तो हमें इसमें ट्रुथ टेबल बनानी है। तो पहले आप लोग ट्राई कर रहे हो, फिर मैं ट्राई करूंगा। ए बी, यहाँ पे वाई प्राइम, और यहाँ पे वाई का रिजल्ट लिखना है। ये इनपुट मैं दे रहा हूँ आपको। इससे हमें क्या आउटपुट मिलेगा, कैसे करेंगे? पहले यहाँ इनपुट लगाएंगे, इससे आउटपुट निकालेंगे, इस आउटपुट से ये वाला आउटपुट निकालेंगे। तो 2 मिनट का टाइम लो, पहले आप लोग बनाओ फिर मैं बनाता हूँ। और देखो आप लोग सबका ये रिजल्ट आ रहा है। Yes, sir. तो ये हमारा नॉर गेट है। तो इसको फास्ट करने का एक और मेथड भी है, ए प्लस बी बार। ये जो वाई डैश है, ये हमारा वाई डैश ही है। और वाई के लिए ये नॉर गेट के जब दोनों पॉइंट हमने ज्वाइन कर दिए, तो अगेन ये नॉट गेट की तरह बिहेव करता है। यानी वाई निकालने के लिए इस बार का एक और बार करना है। बार मतलब नेगेटिव। और ये बार बार एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो इससे हमें बिना क्वेश्चन सॉल्व किए, बिना टेबल बनाए डायरेक्ट आंसर मिल रहा है कि ये और गेट की तरह बिहेव करेगा। तो फाइनल आउटपुट हमारा और गेट की तरह आंसर आएगा। दो तीन मिनट और लूंगा बस, उसके बाद आपकी क्लास ओवर हो जाएगी, क्योंकि हमने लेट से स्टार्ट किया था। इसलिए 2 3 मिनट मेरे साथ जेल में बंद रहेंगे, 2 3 मिनट और। यहाँ तक आया समझ में? सबका ये आंसर आ रहा है? किसी को डाउट है कुछ? नो सर, कोई डाउट नहीं है। गुड। तो अगला वाला क्वेश्चन जरा मुझे करके दिखा दो। ये नॉट गेट है, ये भी नॉट गेट है। और इसके इनपुट को मैंने ये नॉर गेट में दे दिया है। ये नॉट गेट था और ये हमारा नॉर गेट है, ये वाला। इसकी ट्रुथ टेबल जल्दी से आप लोग मुझे कंप्लीट करके बताने वाले हैं। मैं भी लिखने वाला हूँ और आप लोग अपना आंसर मैच करने वाले हैं।
आ गया आप सबका आंसर? यस सर। क्या लिखूं? एंड गेट वाले आउटपुट। नहीं, एंड गेट नहीं बनेगा। इससे हमारा और गेट बन रहा है, चेक करो जरा। यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ। ए में 0 लिया हमने, यहाँ 0 लिया, तो इसका नॉट बन गया यहाँ पे। ये नॉट के बाद ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। अगर ये 0 0 थे, ये 1 1 हो गया। और 1 1 और में 1 होता, ये नॉर है, तो इसलिए आउटपुट आ जाएगा 0। देखो आप लोग, नहीं ये 1 मिनट, मैं गलत कह रहा हूँ। ये 0 तो ठीक है, ये वाले मैंने गलत बनाए। 1 मिनट, तो ये 0 सही है। इसके बाद ये भी 0 आएगा, ये 0, ये 1। राइट, ये एंड गेट की तरह बिहेव करेगा। तो इसको अगर हमें फास्ट करना हो, ठीक है, सबका आंसर आ रहा है एंड गेट? तो कैसे करते हैं हम? ए का इन्वर्स किया यहाँ पे, तो ये ए बार, और ये बी का इन्वर्स किया, बी बार, और नॉर गेट में लगा दिया, तो ये इसका भी बार। ये आउटपुट आ रहा है हमारा। तो ये ऐसा करते हैं, इसका बार डॉट, बी का डबल बार, ये बार बार कैंसिल कर देते हैं, तो इसलिए ये एंड गेट बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक कुछ डाउट है आपको? नो सर। तो आज की क्लास यहीं तक करते हैं। बाकी रिमेनिंग सेमीकंडक्टर पार्ट, डायोड पार्ट मैं अगली क्लास में लूंगा। ओके, गुड बाय। गुड बाय स्टूडेंट।